इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज 3D से पहले आते हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 5y = 17 एंड 5x + 3y = 14 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। पहले तो हमें ये शो करना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, फिर हमें उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2x + 5y = 17 एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन इज 5x 3y = 14 और उसको हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना भी है। पहले तो हमें शो करना है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब हमने इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा, कैसे भी टाइप के सॉल्यूशन होंगे, तो उसमें हम कहते हैं ना ax + b1y + c1 = 0 एंड देन a2x + b2y + c2 = 0 और उसमें हम बोलते थे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा आता है सिचुएशन तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये हम तभी बोलते थे जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन थी, मतलब C1 भी लेफ्ट साइड पे था। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे C1 लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी लाएंगे तो भी हमारा C1 का रोल है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दीजिए। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास a1/a2 की वैल्यू क्या है, ये a1 है, ये है a2, तो हम ये बोल सकते हैं ये 2/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b1/b2 की वैल्यू कितनी है, ये है 5 b1 और b2 कितना है 3। सो आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि 2/5 और 5/3 इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल नहीं होंगी। सो इससे हमें पता चलता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। ठीक, अब बस इसमें इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को आपको मेन चीज़ ये बतानी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि इसके अंदर देखिए जब आपको सॉल्यूशन निकालना है, मैंने तो इससे पहले आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बताया था जिसमें डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उस मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, दूसरे मेथड से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है कुछ इस तरीके से 2x + 5y इसको अगर हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पहले ही ले लिया था, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। ठीक है, अब आप देखिए अगर हमें इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसमें फिर डिफरेंस ले लेंगे, मतलब उन दोनों को माइनस कर देंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर आप देखिए 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 प्लस 5 × 5 25 माइनस 5 × 17 कितना हो गया 85 = 0। इसके साथ साथ ये हो गया 2 × 5 10, 2 × 3 6 एंड देन 2 × 14, तो ये हो गया माइनस का 28। और इसमें क्या कहा गया है, इन दोनों को माइनस करना है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब इसका साइन प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, 25 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19y। 85 में से अगर आप 28 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 85 में से अगर आप 28 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 57। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए 85 क्या था, माइनस का, ये प्लस का है, इसलिए हमने यहाँ पर साइन रखा माइनस का। ठीक, अब हम ये बोल सकते हैं ना कि सो दिस इंप्लाइज 19y = 57।
19 और ये 57, इन दोनों के बीच में फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब y अगर 3 आ गया है तो आपको करना क्या पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए, आपके पास अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 3 हो गया -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो गया 5x प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन 5x इज इक्वल टू 5। सो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतना क्लियर हो गया, ये आंसर है। x आ गया 1, y आ गया 3। इतना क्लियर हो गया। तो आपको एग्जाम्पल 1 क्लियर हो चुका है। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में कोई चीज़ दी जाए, लेकिन बस ये है कि आपको एक स्टार्टिंग देने के लिए ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चलिए ये देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में कहा गया है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसी कौन सी k की वैल्यू होगी जिसके बेसिस पे ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये ले लेते हैं हम kx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड देन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, उसके हिसाब से हमें k की वैल्यू चाहिए। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं kx प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन 3x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये a1 हो गया, हमारे पास ये हमारा हो गया b1 और ये हो गया a2 और ये हो गया b2। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ही ये होती है। तो इसका मतलब ये है कि k बाय ये a2 कितना है 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2 बाय b2 कितना है 6। तो ये 2 और 6 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर ये आ गया 3। ठीक है, अब आप देखिए k बाय 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बाय 3, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये बचेगा कितना, यहाँ पर ये आ जाएगा k शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि k की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, फॉर ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। ठीक है, मतलब k की हर किसी रियल वैल्यू के अलावा, मतलब हर किसी रियल वैल्यू पे आप ये बोल सकते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 पे नहीं होगा, उसके अलावा किसी भी वैल्यू पे इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 पे, क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस वन एंड दैट वन हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें ये शो करना है कि इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हैं। तो ये शो करने में तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल 3 में सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें वेरीफाई करके देखना है कि ये सही में है कि नहीं है। तो बस फार्मूले में आप अप्लाई कर दीजिए, 18y हो गया 21। सो देखिए सबसे पहले क्या चीज़ होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, तो 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ में 12x प्लस 18y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको पता है कि ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, सॉरी ये c1 है, और साथ में ये a2 है, ये b2 है, एंड देन दिस वन इज c2, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं कि a1 बाई a2 और ये यहाँ पर a1 बाई a2 कितना है 4 बाई 12, दैट इज़ 1 बाई 3। ठीक है, क्योंकि आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, तो ये 1 से जाएगा और ये 3 से जाएगा। इसी तरीके से आप b1 बाई b2 देखिए, b1 बाई b2 कितना आएगा 6 बाई 18, तो ये कितना हो गया 6 1 6, 6 3 18, दैट इज़ 1 बाई 3। एंड देन c1 बाई c2 इज़ व्हाट, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 21। पहले माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ही कैंसिल आउट होगा तो ये 1 आएगा, और ये 7 से कैंसिल आउट होकर 3 आएगा, तो ये 1 बाई 3। तीनों इक्वेशन को आप देखकर बता सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर हमारे पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, और साथ में इक्वल टू c1 बाई c2 है। सो ये सिचुएशन हमें बताती है कि इस इक्वेशन के इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने डायरेक्टली आपको इस तरीके से लिख के दे दिया, वैसे अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है,
from equation 1, 2 and 3 we can say that a1 by a2 is equal to b1 by b2 and then equal to c1 by c2. इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, बिकॉज यही कंडीशन होती है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन की। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अभी तक तो हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं सारे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। देखिए इसमें ये CBSE 2019 का एग्जाम क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज k + 1 इंटू x प्लस 2k - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4k + 1, राइट। अब आप देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कितना हो गया, k + 1 इंटू एक्स प्लस 2k - 1 इंटू वाई माइनस 4k + 1 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी k की वैल्यू होगी जिस पे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, और ये कितना हो गया a2, दिस वन इज़ b2, दिस वन इज़ c2, ठीक है। वैसे आपको ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यू a1, a2, a3, a1, b1, c1 है और साथ में a2, b2, c2 है, ठीक है। इसलिए मैंने मार्क किया है। यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। अगर हमें यहाँ पर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 बाई k + 1 शुड बी इक्वल टू 3 बाई 2k - 1 शुड बी इक्वल टू 7 माइनस का 7 बाय माइनस का 4k + 1, ठीक है। अब आप देखिए पहले आप इन दोनों को इक्वेट करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 इंटू 2k + 1, 2 इंटू 2k - 1 इज इक्वल टू 3 इंटू k + 1, ठीक है। ये आपको कैसे पता चला, सिंपल सी चीज़ है। जब हमने इसको इक्वेट किया तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, तो हमने डायरेक्टली ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4k, और ये 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, 3 इंटू k कितना हो गया 3k, और ये 3 इंटू 1 3, ये 3k इधर आ जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4k - 3k, और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + 3। सो दिस इम्प्लाइज 4k - k कितना हो गया k हो गया, और ये 2 + 3 कितना हो गया 5। ये आंसर है, k की वैल्यू आ गई 5। अब आप देखिए कि क्या k की वैल्यू, नॉर्मली क्या होता है ना कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ पर k की वैल्यू 5 आ गई, हैंस द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया बस और कुछ नहीं है, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज k = 5, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि नेक्स्ट पार्ट क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर पहले हम इस एग्जाम्पल में करके देखेंगे, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल अपनी तरफ से दूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके पास ये है इक्वेशन 3 बाई 2k - 1 इज इक्वल टू -7 बाय -4k + 1, राइट। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12k, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये 2k इंटू 7 कितना हो गया 14k, और ये -1 इंटू 7 कितना हो गया -7। 12k इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया +7 + 3 इज इक्वल टू 14k - 12k। तो आपको पता चलेगा 2k इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर बचेगा 5। तो यहाँ पर भी आपके पास k की वैल्यू 5 आ गई। तो आपको पता चल गया कि दोनों तरफ से 5 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि 5 आपका एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन मैंने आपको क्यों कहा था इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, मैं सिंपल आपको इसी एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज आप खुद सोचिए, इस पूरे केस में आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती, सिर्फ एक चीज़ चेंज कर देते हम, यहाँ पर 2x + 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 होता। दूसरी इक्वेशन में ये k + 1 की जगह क्या होता, kx + 2k - 1 इंटू वाई एंड देन माइनस का 4k + 1, ये है।
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई 2/K शुड बी इक्वल टू 3/2K-1, राइट, इज इक्वल टू माइनस का 7 कितना हो गया, माइनस का 4K+1। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4K माइनस का 2 इज इक्वल टू 3K। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, मैं स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4K इधर आ जाएगा तो 4K माइनस 3K और ये 2 इधर आ गया तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इतना क्लियर है। अब आप इन दोनों को इक्वेट करके देखिए। जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2K-1 इज इक्वल टू 7/4K+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 कितना हो गया, 12K हो गया। 3 × 1 कितना हो गया, 3। 7 × 2K कितना हो गया, 14K। एंड देन 7 × 1 कितना हो गया, माइनस का 7। अब आप देखिए 7 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया, प्लस का 7 प्लस का 3, 14K माइनस का 12K, 14K माइनस 12K दैट इज़ 2K और ये हो गया 10। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये आ गया 5। तो आपको पता चलेगा K की वैल्यू है 5। दोनों जगह से दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं K की। जब ऐसा होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि K की कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यू होगी ही नहीं। देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ K फॉर विच दीज इक्वेशंस आर हैविंग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि हमेशा आपको सिर्फ एक इक्वेशन को नहीं इक्वेट करना है, एक पार्ट को इक्वेट नहीं करना है, दो पार्ट को इक्वेट करना है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कई लोग ये भी पूछेंगे कि भाई जब आप इक्वेट ही कर रहे हैं तो सबको इक्वेट करिए, इन दोनों को किया, इन दोनों किया, फिर इन दोनों करिए। देखिए जब भी आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपके पास यहाँ पर एक कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल B है इज इक्वल टू कैपिटल C है। ठीक है, किसी ने कहा A और B को आपने पहले इक्वेट किया, फिर B और C को आपने इक्वेट किया, तो फिर A और C को क्यों नहीं किया? सिंपल सा पॉइंट है कि जब A B के इक्वल आ गया है, प्रूफ हो गया है, और B C के इक्वल प्रूफ हो गया है, तो ऑटोमेटिकली A और C तो इक्वल हो ही जाएंगे। जब भी आपके पास ऐसी तीन इक्वेशन हो, इनमें से सिर्फ दो को आप प्रूफ कर दीजिए, तीसरी ऑटोमेटिकली जो तीसरा पेयर बनेगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो इस एग्जाम्पल में मेरे को आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी थी। सबसे पहली चीज़ आपको यही बताना था कि इस पेयर को सॉल्व करने के बाद इस पेयर को अभी आपको सॉल्व करना है, दोनों पेयर को सॉल्व करना है, इस वाले को भी और इसको भी। तब आप जाके पूरा बता सकते हैं कि आंसर क्या सही आएगा कि नहीं आएगा। अगर दोनों में अलग अलग आंसर आता तो आप ये बोलते कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी K की वैल्यू, जिसके लिए ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 5 पे। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है। एग्जाम्पल 5 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 5 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें भी हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की बात करी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में भी ये कहा गया है KX प्लस 3Y इज इक्वल टू कितना हो गया, K माइनस कितना, K माइनस 3। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 12X प्लस KY इज इक्वल टू K। अब देखिए इसके अंदर भी सबसे पहले वही चीज़ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया KX प्लस 3Y माइनस का कितना हो गया, K माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ दूसरी इक्वेशन है 12X प्लस KY माइनस का K इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। अब आपको करना क्या है कि दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 करके दिखना पड़ेगा। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, K, A2 कितना हो गया 12, B1 कितना हो गया 3, B2 कितना हो गया K, C1 कितना हो गया माइनस का K माइनस 3 और C2 कितना हो गया माइनस का K। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करके देखेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा K/12 इज इक्वल टू 3/K। सो ये K से K मल्टीप्लाई हो गया तो K² हो गया, 12 से 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 36 हो गया।
और हम जानते हैं कि जब भी हम रूट लेते हैं, जैसे आपने के स्क्वायर लिखा तो के स्क्वायर के बाद जब आप रूट लेंगे तो दोनों ही प्लस माइनस दोनों आपको लेना पड़ेगा। तो रूट ओवर प्लस माइनस 36, प्लस माइनस रूट ओवर 36 आ गया, तो मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6। इसका मतलब के की आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, +6 और -6, दो वैल्यूज़ आ सकती हैं आपके पास। ठीक है, अब क्या दोनों ही आंसर होंगे, क्या एक आंसर होगा, वो हम देख लेते हैं। फिर दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 3/k इज इक्वल टू k-3 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ ना, मैं इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस सॉल्यूशन को जैसे मैं करने वाला हूँ नॉर्मली वैसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर बताऊँगा क्यों नहीं करना चाहिए, पहले मैं गलत करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आप मिस्टेक बताना क्या होगी। हम इसको k से k को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा 3 = k-3। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा k, तो k की वैल्यू आ गई 6। तो दोनों तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई k की जो 6 वैल्यू है वो कॉमन आ रही है। इसका मतलब k आंसर क्या होगा, 6 होगा। 6 पे इसका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। आंसर सही आया है, लेकिन मैं आपको ये फिर क्यों कह रहा था कि ये तरीका मैं गलत अप्लाई करने वाला हूँ। सारी चीज़ें तो सही हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें गलती क्या थी। सिंपल सी चीज़ आप देखिए, अगर यही इक्वेशन में, इसी पूरी सिचुएशन में सिर्फ करना क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती, kx + 3y माइनस का फिर ये हो गया k-3। ठीक है, या आप kx + 0y ले लेते हैं, इसको 0 ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं हम, या 0 नहीं लेते हैं क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा इशू आएगा। मैं आपको सीधा इधर से ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर इधर इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती, जैसा आपने यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वेशन होती k, और यहाँ पर ये आपके पास होता, ये हो गया 3k माइनस कितना हो गया 1/12, और यहाँ पर ये हो गया k। ठीक है, इस तरीके से मान लेते किसी भी टाइप की इक्वेशन होती। अब आप नोटिस करेंगे कि भाई इसके अंदर जब हम सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं, ठीक, या आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर आपके पास हो गया k-4/12 = 3/k, ये ज़्यादा बेटर इक्वेशन है। ठीक है, फिर भी k-3/k, इसमें होगा क्या, अब आप इन दोनों को जब आप इक्वेट करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, k-4 = 3/k और यहाँ पर 12। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन आएगी 3/k और ये हो गया k-3/k। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था ना, इसमें k कैंसिल आउट कर दिया था, जबकि ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं 3/k = k-3/k, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3k और ये हो गया k², ये माइनस का 3k। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास वैल्यूज़ कितनी आई, ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई आपके पास, ये हो गया ये 3k, तो यहाँ पर ये हो गया k², तो आप ये बोल सकते हैं इसको अगर आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 = k² माइनस का 6k। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया k² - 6k = 0, इसमें आप k कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा k-6 = 0। तो एक्चुअली में क्या आंसर था, k = 0 एंड देन k = 6, दो आंसर आ रहे थे आपके पास, लेकिन आपने क्या करा, ये कैंसिल आउट करके आपने जो k = 0 वाली सिचुएशन है उसको हटा ही दिया। ठीक है, इसका नुकसान क्या होगा, इसका जो लॉस होता है वो ये होता है, सपोज आपके पास यहाँ पर ये होता कि कुछ इस तरीके से 12k, चलिए मान लेते हैं कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा k² माइनस का कितना 4k = कितना हो गया 36k, ये इधर आएगा तो यहाँ पर ये हो गया k²। अब आप इसको इधर ले जाइए, ठीक है, या मतलब इसको आप बोल दीजिए कि यहाँ पर ये 40k हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए k² - 40k, तो यहाँ पर ये हो गया k कॉमन ले लिया, k-40 = 0, तो यहाँ से आंसर आया k = 0 एंड देन k = 40। अब पॉइंट ये आता है कि अगर आपने सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो हम k को कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर आपने वैसे इक्वेशन को सॉल्व किया होता तो पता है क्या होता, दोनों में आपका k 0 नहीं आता। मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्यों नहीं आता।
इस इक्वेशन में आप क्या करते, इसमें आप ये लिख देते k-4/12k इज इक्वल टू 3/k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा k-4 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 3 36। ये आपके पास आंसर आ गया k इज इक्वल टू 40। ठीक है, आप सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते, ये आंसर आता आपका। दूसरी इक्वेशन क्या आप लिखते, जैसा कि आपने पहले लिखा था कि 3/k k-3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इन दोनों को कैंसिल आउट किया, फिर आपने देखा कि यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू k-3, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब इस तरीके से सॉल्व करने में क्या होगा कि आपका आंसर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि कोई भी k की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जबकि एक्चुअली में आंसर k इज इक्वल टू 0 आया था, बट आपने क्या करा वो कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो सिचुएशन है, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस आते नहीं है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दी जाए क्वेश्चन के अंदर, लेकिन किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम इन द सेंस अगर आप किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको फिर के को कैंसिल आउट नहीं करना है, आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है। जब आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 6 ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी आंसर आने वाला था 0। ठीक है, तो उससे आपका बेनिफिट रहेगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल 5 है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बहुत समझाना था, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल 5 में काफ़ी टाइम लेकर बताया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 6 में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, 5th वाले आंसर में जो हमारा आया था वो 6 आया था आंसर, ये आंसर सही आया था। ठीक है, बस ये मेथड जो था, ये शॉर्टकट तरीका जो आप मतलब डायरेक्टली कर लेते हैं सॉल्व, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, बस उसका मैंने आपको रीज़न बताया था। तो आपको आंसर क्लियर हो गया, रीज़न क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखिए ये x प्लस k प्लस 1y इज इक्वल टू 5 है इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। इसको आपको इधर लाना पड़ेगा ताकि प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनकर आए। तो ये हो जाएगा x प्लस k प्लस 1 y माइनस का 5 हो गया, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। और ये कितना हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पर ये हो गया x प्लस 9 प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें आपको देखना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आ सकते हैं, ये आपको सिचुएशन देखनी है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि a1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर b1 की वैल्यू k प्लस 1 है, c1 की वैल्यू माइनस का 5 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये 1/k प्लस 1 बिकॉज a2 है k प्लस 1, b1 कितना है k प्लस 1, b2 कितना है 9, c1 कितना है माइनस का 5, c2 कितना है 1 माइनस 8k। ये है, इसमें आपको k की वैल्यू निकाल कर देखनी है कि आपका आंसर कितना आएगा k की वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं ना कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 9, दैट इज प्लस माइनस 3 k प्लस 1। ठीक है, तो एक k प्लस 1 क्या होगा +3, और एक k प्लस 1 क्या होगा माइनस का 3, क्योंकि दो सॉल्यूशंस आ रहे थे आपके, प्लस माइनस 3 आ रहा था, तो एक हमने +3 के लिए ले लिया, एक -3 के लिए। यहाँ पर आप देखिए 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1, 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 - 1। सो k की वैल्यू एक्चुअली में 2 और साथ में k की वैल्यू एक्चुअली में आपके पास माइनस का 4, ये दो वैल्यूज़ आई हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो हमारे पास था फर्स्ट पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इन दोनों को भी इक्वेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको एक इक्वेशन के बेसिस पे नहीं बता देना आंसर, दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आपको आंसर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5/1 - 8k।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए दोनों को, तो ये हो जाएगा k + 1 इंटू 1 - 8k, और ये कितना हो गया 5945, वो भी माइनस का। ठीक है, 1 से पहले k को मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे से, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा। k को अगर आप 8k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8k² हो जाएगा। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। 1 को 8k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8k आया, इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 45। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए 45 को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, बिकॉज ये माइनस का 8k² था, तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 8k² प्लस में ये 8k था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 8k, और ये प्लस का k था तो ये माइनस का k हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और साथ में माइनस का 45 तो पहले से ही था। तो एक्चुअली में आपके पास कितना आया 8k², 8k माइनस k कितना हो गया 7k, और ये माइनस का 45 माइनस का 1 माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अच्छा वैसे इसमें कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा, फिर उसके बाद मैंने इसको लेफ्ट साइड पे पूरा लिख दिया, इसको राइट साइड पे। सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम पहले करते आए हैं कि a इज इक्वल टू b हो या b इज इक्वल टू a हो, दोनों बात सेम होती हैं। अगर आप a इज इक्वल टू b लिखा हुआ है तो उसको आप इंटरचेंज करके b इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसको लिखा है कि 0 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दिया ताकि हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। इसको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, और भी दूसरे मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने वो मेथड अभी तक करे नहीं है, तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 8k² प्लस का 7k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले देखिए ऐसी कौन सी, इसको हम जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम ये बोलते हैं ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए, जिनका सम इस मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, दैट इज +7। लेकिन जिनका जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज 8 इंटू माइनस का 46। ठीक है, 8 को अगर 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 86 कितना हो गया 48, और यहाँ पर कितना हो गया, और ये हो जाएगा 4 8 32, एंड देन 4 कितना हो गया 36, तो ये माइनस का 368। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ये हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई यहाँ पर ये 7 आ रहा है सम और ये 368 आ रहा है। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट 368 है और सम प्लस का 7 है। देखिए ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर पहले जो दोनों नंबर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव होगा। पर ऐसा क्यों है, सिंपल चीज़ है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कि अपोजिट साइन के नंबर्स होंगे तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, सम कितना है प्लस का। ठीक है, जब आपके पास सम प्लस का आता है तो ऐसे दो नंबर्स जिनका एडिशन अगर प्लस आएगा तो इसका मतलब जो लार्जर नंबर होगा वो प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब वो लार्जर नंबर प्लस क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा क्यों ऐसा मैं कह रहा था। देखिए सबसे पहले जब आप निकालते हैं ना ऐसे नंबर्स को, तो आप ध्यान रखिए 368 के फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए कितने आएंगे। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 184, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 92, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 46, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23, और ये 23 किसी से कैंसिल आउट नहीं होता तो ये हो जाएगा 23 से 1। इसके एक्चुअली में फैक्टर कितने आए अगर आप देखेंगे तो इस नंबर के जो फैक्टर हैं, इस नंबर के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से अगर आपने एक नंबर को 23 ले लिया, दूसरे नंबर को देखते हैं कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 16। आई थिंक 23 और 16 लेने से, आई थिंक 23 और 16 लेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 368 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 16 और 23 का प्रोडक्ट देखें तो ये 368 आता है, और इसमें अगर हम 23 को पॉजिटिव ले लेते हैं और 16 को नेगेटिव, अगर हम वैसा ले लेंगे तो यहाँ पर सम भी 7 आ जाएगा और वो भी प्लस का। सम के बेसिस पे हम प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, अगर हमारा सम प्लस का 7 आया तो इसका मतलब लार्जर नंबर प्लस होना चाहिए, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होना चाहिए। सम अगर नेगेटिव आता तो हम लार्जर नंबर नेगेटिव लेते, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव लेते, क्योंकि उनको ऐड करने के बाद ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए नेगेटिव। तो सम हमें ये बताता है कि कौन सा लार्जर होगा कौन सा स्मॉलर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें पहले ही बताई हुई हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में भी शायद से हम ये डिस्कस करेंगे वैसे भी। अब आप देखिए इसका सोल्यूशन करके देखते हैं।
8k² प्लस 7k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0 है। इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसको स्प्लिट करना है आपको, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, प्लस का 23k माइनस का कितना हो गया 16k, ठीक है, क्योंकि 23 और हमने 16 निकाला था, तो यहाँ पर 23k और 16k स्प्लिट हो गया, बाकी का ये हो गया माइनस का 46 और ये कितना हो गया 8k²। इसमें से आप क्या ले सकते हैं, k कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे आप k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8k प्लस 23। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का कितना कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8k प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आया 8k, पूरे में देखिए पूरे इक्वेशन में 8k प्लस 23, 8k प्लस 23, इसको भी आप कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, यहाँ से जब आपने ये कॉमन लिया तो बचा k, इसमें से जब आपने ये कॉमन लिया तो बचा कितना 2। तो आपको पता चला है कि अगर आप इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करते हैं तो k इक्वल टू 2 आया, इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे तो k इक्वल टू कितना आया माइनस का 23/8। 2 आंसर आए, इसमें से k2 आया और साथ में माइनस का 23/8। इससे पहले जो आपके पास आंसर आया था उसमें से k इक्वल टू 2 आया था और साथ में माइनस का 4। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन आंसर क्या है, कॉमन आंसर है k इक्वल टू 2, ठीक है, यह आंसर है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये क्वेश्चन इतना ही लेंथी जाएगा तो फिर तो बढ़िया है कि इसको छोड़ ही दो क्वेश्चन को, इतने लेंथी क्वेश्चन को तो नहीं करने वाले हम। मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करें तो दूसरा मेथड पता है क्या होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना ज़रूरी था, इससे पहले मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई थी ताकि आपको मैं ये चीज़ समझा पाऊँ कि इसमें अगर इतना लेंथी प्रोसेस होता है तो आपको करना कैसे है। आप देखिए किसी भी एक मेथड से इसमें आपने इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को बनाने के बाद आपको पता चला कि भाई आपके पास k की वैल्यू माइनस का 4 और 2 आ रहा है, ठीक है। आप एक काम करिए, ये जो राइट वाली इक्वेशन है ना, इसमें चेक कर लीजिए, आप इसमें वैल्यूज़ निकालिए मत k की, आप एक काम करिए k की पहले 2 वैल्यू डाल के देखिए, फिर -4 का इसको वैल्यू डाल के देखिए, फिर आप देखिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब सिंपल चीज़ ये है कि हम इतना सॉल्व करने की जगह सीधा ये बोल सकते थे कि भाई आपके पास k+1/9 होता, साथ में माइनस का 5/1 माइनस 8k है। अब हम क्या करते, फॉर k इज इक्वल टू माइनस का 4, अगर आपके पास k माइनस का 4 होता, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन क्या होता देखते हैं। तो k -4 होता तो ये कितना हो जाता, माइनस का 4 + 1/9 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 5/1 माइनस 8 इंटू -4। तो आप देखिए -4 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3/9, और ये कितना हो गया माइनस का 5/1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 8 4 कितना हो गया 32, तो ये 1 + 32, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/33, और ये कितना हो गया 1/3, तो ये माइनस का 1/3, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा पार्ट क्या हो गया, दूसरा पार्ट ये आप ये बोल सकते हैं कि भाई फॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया, फॉर k इज इक्वल टू 2 के लिए वेरीफाई करके देख लीजिए। जैसे आप वेरीफाई करने जाएंगे k+1 में सीधा आप यहाँ पर 2 डाल दीजिए, तो ये 2 + 1 हो गया डिवाइडेड बाय 9 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 5/1 माइनस 8 इंटू 2, ये हो गया। अब आप देखिए ये हो जाएगा 3/9, और ये कितना हो गया माइनस का 5/8 टू 16 हो गया, 1 माइनस 16 हो गया, तो ये 3/9, तो ये 1 और ये 3, 1/3 हो गया, और साथ में ये कितना हो गया माइनस का 5/-15 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर भी 1/3 आएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन k इज इक्वल टू 2 की वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब ये है कि आंसर यही होगा। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से इस आंसर को निकालना है, ठीक है। तो इतना लेंदी प्रोसेस करने की जगह आप सीधा इस आंसर को ऐसे भी निकाल सकते थे, इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में बस यही चीज़ समझाना था, ठीक है, और हर एक एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, तो इसलिए एक एक एग्जाम्पल में हर एक चीज़ आप सीखते जाइए और ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पर पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 7, ये a माइनस बी प्लस a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। कहा क्या गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x प्लस 3y, 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 7 आ गया। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू, ये x नहीं होना चाहिए था, y होना चाहिए था, y। फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब 2 बाई a माइनस बी, और यहाँ पर ये हो गया 3 बाई a प्लस बी, और साथ में माइनस का 7 बाई माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना आएगा 2 बाई a माइनस बी, और ये हो गया 3 बाई a प्लस बी, और साथ में ये हो गया 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखते हैं। जैसे आप इक्वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये हो गया 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a माइनस a प्लस बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी, दैट इज 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आ गया, देखिए 2a को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, 3b को इधर, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 3b, माइनस का 3b इधर आके प्लस का 3b हो जाएगा, 3a माइनस का 2a, तो ये कितना हो गया 3a माइनस 2a, यहाँ पर ये हो गया a, और ये हो गया 5b। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब आप इन दोनों के इक्वेट करके देखिए। जैसे आप इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाई a प्लस बी, और ये कितना हो गया 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, और इसको आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू a प्लस बी। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9a प्लस 3 इंटू बी कितना हो गया 3b, और ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 7a, और ये 7 का b। ठीक है, 7a अगर आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9a माइनस का 7a। ठीक है, 7b को भी आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 3b माइनस का 7b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 9a माइनस 7a कितना हो गया 2a, और ये कितना हो गया 3b माइनस 7b 4b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू 5b आए थे, तो यहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, मतलब इसको सेटिस्फाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5b माइनस का 4b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 5b कितना हो गया 2 इंटू 5 10 हो गया, 10b माइनस का 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 10b माइनस 4b कितना हो गया 6b, 6b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 6b इज इक्वल टू 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, b कितना आ गया b आ गया 1। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये भी एक सिली मिस्टेक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद इसको सीधा 0 लिख देते थे, मतलब यहाँ पर जैसे ही कैंसिल आउट किया वो 0 लिख देंगे। भाई कैंसिल आउट करने के बाद आपने ये देखा ना कि फैक्टर तो 1 आया ना, 0 थोड़ी ना आया है, तो 0 नहीं लिखना है, ये भी मिस्टेक होती है। b 1 आ गया। अब आप इसको इसमें b की वैल्यू अगर आप डालेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5, तो a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। सो आंसर है b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 5। इन दोनों वैल्यूज़ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, अब मैं आपको इसमें नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ पर इस इक्वेशन से लेकर आपके वैल्यू को हैं, फिर इसमें आप देख लीजिए कि चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें a और b दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए दो अलग अलग इक्वेशन बनना ज़रूरी है। एक इक्वेशन ये बनकर आई, एक इक्वेशन ये, इसमें से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें वैल्यू, फिर बस सॉल्व कर दिया। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एंड देन m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2 इंटू m माइनस n इंटू y इज इक्वल टू 5
m-1। तो ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 एंड देन m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2 इंटू m माइनस n इंटू वाई माइनस का कितना हो गया 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमें इसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा? वही चीज़ है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 के फॉर्म में नहीं, सीधा मैं a1 यहाँ पर b1 ले लिया, a1 a2 ले लिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर सीधा b1 और यहाँ पर b2 ले लिया हमने, और फिर उसके बाद c1 कितना है माइनस का 12, c2 कितना है माइनस का 5m माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जैसे आप इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3/m प्लस n इज इक्वल टू 4/2 टाइम्स ऑफ m माइनस n। वैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना होगा 3 इंटू m माइनस n, और ये हो गया 2 इंटू m प्लस n। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3m माइनस का 3n इज इक्वल टू 2m प्लस का 2n। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 2m इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3m माइनस का 2m, 3n इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3n, ये 3n प्लस का 2n। ठीक है, 3m माइनस 2m कितना हो गया? m हो गया। 3n प्लस 2n कितना हो गया? 5n हो गया। ये आंसर आ गया। लेकिन ये तो हमारे पास एक सिचुएशन आई है, यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू n के फॉर्म में आई है, हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखिएगा आप। अब इन दोनों को इक्वेट करके देखिए, जैसे आप इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 4/2 m माइनस n इज इक्वल टू 12/5m माइनस 1। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करने की जगह इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 4 1 4 हो जाएगा, 4 3 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो 1 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 5m माइनस 1 आ जाएगा। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पहले ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 6 इंटू m माइनस n। अब देखिए यहाँ पर 5m माइनस का 1 इज इक्वल टू 6m माइनस का 6n। आप m की वैल्यू इसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक काम करिए, अभी रिप्लेस मत करिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 6n को इधर ले जाइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6n माइनस 1, क्योंकि ये 6 माइनस का था तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का। 5m को इधर ले जाइए, तो 6m इधर था, 5m प्लस का था तो ये माइनस का 5m हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये m हो गया और ये 6n माइनस 1 हो गया। अब m की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, जैसे आप m की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये 5n हो गया और ये 6n माइनस 1। 5n इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ गया 6n माइनस 5n और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6n माइनस 5n कितना हो गया? n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। n 1 आ गया तो m कितना आ गया? 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो m की वैल्यू 5 आ गई। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने एग्जाम्पल 7 समझ लिया है तो एग्जाम्पल 8 को करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, या आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 अगर आपका हो गया है तो एग्जाम्पल किस पे आ जाते हैं? एग्जाम्पल 9 पे आ जाते हैं। शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ये हमें शो करना है। शो करने वाली सिचुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या होगा, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन है एग्जाम्पल 9। इसमें दिया गया है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 और साथ में 6x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना है? 3। इसको हमें शो करना है कि इसके सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन की बात आ रही है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 3x माइनस 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 है, और साथ में दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 10y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि भाई अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन की बात है तो इसका मतलब a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों टर्म्स तो इक्वल होनी चाहिए बट c1/c2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए।
वो हमें चेक करना है। तो a1/a2 की वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। तो a1/a2 कितना आएगा, a1 है 3, a2 कितना है 6, तो ये हो गया 3/6, दैट इज़ 1/2। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 और ये 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। b1/b2 की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा -5, क्योंकि b1 कितना है -5, b2 कितना है -10, तो ये हो जाएगा -10। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 और ये 5/1 और ये 5/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए c1/c2 आपको निकालना है, तो ये कितना हो गया c1 और ये c2, दैट इज c1 कितना हो गया -7 और ये c2 कितना हो गया -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया ये 7/3। ये थर्ड इक्वेशन है। आपको इन तीनों इक्वेशन को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। क्यों इक्वल है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1/2 है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू है 7/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट्स इट। इसका मतलब ये आ गया। अब जब ये आपके पास आ गया तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कोई भी नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो फिर आप बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, या जो भी आपने कहा था शो करने कहा था, तो आपने शो करके दिखा दिया आपने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज x + 2y हैज़ नो सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 3x + ky माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए इसके सॉल्यूशन एक भी नहीं है। आपको k की ऐसी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, a1/a2 निकाल के देख लेते हैं। a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। यही सिचुएशन होती है नो सॉल्यूशन की। आपके पास a1 क्या है, a1 है 1, a2 कितना है 3, तो ये हो गया 1/3। b1 कितना है 2, b2 कितना है k। अब ये कितना किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, c1 कितना है, अच्छा यहाँ पर मैंने 5 जो है ना, पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए इस तरीके से, 2y - 5 इज इक्वल टू 0। तो c1 कितना हो गया -5, c2 कितना हो गया -15। ठीक है, इन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे माइनस माइनस से, ये 5 इससे कैंसिल आउट होकर 1/3 आ गया। अब आप देखिए ये 1/3 इज इक्वल टू 2/k विच शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। ठीक है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके k 3 × 2 कितना हो गया 6, ये आ गया। तो k की वैल्यू 6 आई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन को तो आपने इक्वेट कर दिया। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या करते थे, दोनों के इक्वेट करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, एक को इक्वेट करके पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि दूसरे के साथ इक्वल है या नहीं है। ये भी तो करना ज़रूरी है। तो आप देखिए इन दोनों को इक्वेट करके देखिए क्या आंसर सही आ रहा है। 2/k इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब आप देखिए k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये हो जाएगा 6 इज़ नॉट इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटी आना ज़रूरी है, तभी आपके पास यहाँ पर नो सॉल्यूशन की बात आएगी। लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है कि k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं है और इधर 6 ही इसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से हम ये बोल पाएँ कि इसके नो सॉल्यूशन की बात आएगी। अगर आप k की वैल्यू 6 लिखते हैं ना, तो इसमें नो सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको चेक ज़रूर करना है कि k की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती हैं। इतना क्लियर हो गया। इस एग्जाम्पल को देने का पर्पज़ ही ये था कि ये चीज़ आपको समझाई जा सके। कई बार क्या होता है कि लोग सबसे पहले यही मिस्टेक करते हैं कि इन दोनों को तो इक्वेट कर देंगे लेकिन इसको चेक भी नहीं करेंगे। ये चेक करना ज़रूरी है। इतना क्लियर हो गया। अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 11 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। एग्जाम्पल 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ k की होंगी
जिसके लिए इस पेयर का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 11, ये हो जाएगा kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 2। ठीक है, और साथ में दूसरी इक्वेशन क्या है, 12x प्लस ky इज इक्वल टू कितना हो गया, k। अब आप देखिए, अगर आप k माइनस 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा इक्वेशन को, तो ये 3y माइनस का हो गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और साथ में ये हो गया 12x प्लस ky माइनस का k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन कब आएगी, जब आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ये होना चाहिए, तभी आपके पास जो भी k की वैल्यू इसके बेसिस पे आएगी वही आपका आंसर आएगा। आपको करना है क्या है, सबसे पहले a1/a2 लिख लीजिए, तो ये k हो गया, a1 की वैल्यू क्या हो गई, a2 कितना हो गया 12, b1 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया k, c1 कितना हो गया, c1 हो गया माइनस का k माइनस 2, और c2 कितना हो गया माइनस का k। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। सबसे पहले आपको इन दोनों को इक्वेट करके देखना है कितना आंसर आएगा, तो आप ये देखेंगे कि ये हो जाएगा k/12 इज इक्वल टू 3/k। सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एंड देन आप स्क्वायर रूट लेंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 36, दैट इज प्लस माइनस 6। ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू 2 आ रही हैं, +6 और -6। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्या आ रहा है, 3/k इज इक्वल टू कितना हो गया, k माइनस 2/k। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 3 इंटू k हो गया, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये k स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 2k। ठीक है, अब आप 3k को इधर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज़ नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 5k। ठीक, अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट जानबूझ के नहीं किया है, ताकि जितने भी सॉल्यूशंस है वो दोनों आने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैंसिल आउट ना करके फाइनली जो आंसर आएगा उसको चेक करिए। इसमें देखिए, यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 5k इज़ नॉट इक्वल टू 0, k आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इससे आप ये बोल सकते हैं कि भाई k की वैल्यू कितनी है 0, बट यहाँ पर नॉट इक्वल टू कहा गया तो इधर भी नॉट इक्वल टू आएगा। इधर आपके पास k माइनस 5 है तो k माइनस 5 इक्वल टू 0, बट इधर नॉट इक्वल टू था तो इधर भी नॉट इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर k इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 5 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 5 हो गई तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 0 या 5 हो गए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि 0 और 5 नहीं हो सकते और +6 और -6 हो सकते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि भाई +6 और -6 तो आपके फिर भी आ रहे हैं ना आंसर, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग हैं उससे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर होगा वो k इज इक्वल टू +6 भी पॉसिबल है और -6 भी। दोनों वैल्यूज़ के लिए इसके इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ के लिए इसके लिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा +6 और -6। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आ जाता k इज़ नॉट इक्वल टू 6 और k इज़ नॉट इक्वल टू -6, कोई सा भी एक वैल्यू आती तो वो आपको हटानी पड़ती। ठीक है, आपको ये पार्ट क्लियर हो गया। सो अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी थी वो आपकी पूरी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम इससे रिलेटेड आगे के जितने एग्जांपल्स थे उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।